मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त ना केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। कोटपुतली में हादसे का शिकार हुई इस कार में जो कुछ हुआ उसे लेकर अब नई तरह की कहानी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जिस कृष्ण ने इस कार में उसे अपहरण कर ले जाने का आरोप लगाया था और जिसके आरोप की वजह से 2 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ गए थे, अब उसी कृष्ण पर ठगी का आरोप लग रहा है। जानकारी के मुताबिक इस ठगी को लेकर यूपी के मेरठ पुलिस थाने में करोड़ों की ठगी का मामला दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि कृष्णा और अमित नाम के 2 लोगों ने मिलकर कई लोगों से नौकरी लगाने के नाम पर करीब 1.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिए थे। इस मामले में पीड़ित परविंदर ने मेरठ में दोनों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। इस बीच परविंदर अमित और कृष्ण से बात की और फिर रुपए वापस मांगे। इस पर उन्होंने उसे गुड़गांव बुलाया। इसके बाद परविंदर और उसके कुछ साथी अमित के गुड़गांव स्थित ऑफिस पहुंचे, लेकिन अमित नहीं मिला। वहां उसे कृष्ण मिल गया, जिसके बाद वे कृष्ण को कार में बैठाकर जयपुर ला रहे थे ताकि वो अमित से मिलवा सके, लेकिन बीच में ही कार हादसे का शिकार हो गई और कृष्ण ने अपने अपहरण की कहानी सुना दी। चूरू पुलिस ने कुख्यात बदमाश व हार्डकोर अपराधी दिलीप फोंगा और महेंद्र जाट को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। हिस्ट्री शीटर दिलीप फोंगा और महेंद्र जाट के खिलाफ हत्या की कोशिश, मारपीट और डराने धमकाने जैसे सैकड़ों संगीन मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। इन दोनों को सादुलपुर के बड़े व्यवसायी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि दोनों बदमाश हत्या के मामले में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद थे। भालेरी थाना का हिस्ट्री शीटर दिलीप फोंगा सरदार शहर में हुए बीजेपी नेता भीम सहारण की हत्या मामले में जेल में बंद था, तो वहीं महेंद्र जाट रावतसर थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर रावतसर चेयरमैन के पति हरवीर सहारण की हत्या का आरोप है। फोंगा और महेंद्र 2 आरोपी है। इनसे जेल में सिम, मोबाइल और सिम बरामद हुए थे। उस मामले में वांछित है, जिसके लिए अजमेर जेल से इनको लेकर आए। जालौर की रामसीन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 23,500 लीटर मिलावटी बायोडीजल से भरा एक टैंकर जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 23,500 लीटर मिलावटी बायोडीजल से भरा ये टैंकर बासड़ा धनजी गांव से जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इस बायोडीजल की कीमत करीब 16 लाख रुपए है। पुलिस अब इस मामले में आगे जांच कर रही है कि इस मिलावटी तेल के काले कारोबार में कौन-कौन लोग शामिल हैं। प्रदेश भर में महात्मा गांधी की जयंती पर प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग अभियान की शुरुआत हुई थी, लेकिन टोंक के निवाई में इस शिविर के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। निवाई पंचायत समिति के ग्राम पंचायत पलेई का शिविर अव्यवस्था और बारिश की भेंट चढ़ गया। हालांकि निवाई पीपलू विधायक प्रशांत बैरवा, जिला प्रभारी सचिव संदीप वर्मा और जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने पलेई में शिविर का निरीक्षण किया। इसके बावजूद लोगों ने इस शिविर को लेकर कई शिकायतें की। सरकार से हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन पटवारियों के अड़नाल के चलते हमारा ग्रामीणों का कोई भी कार्य नहीं हुआ। गाँव के लोगों का बहुत कुछ काम होना था, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया और जैसे गांव वाले आए वैसे ही घर चले गए। हाथों में बेटे का फोटो, आंखों में बेबसी वाला इंतजार और दिल में बेटे का बेइंतहा दर्द। ये उस गेमरा राम का परिवार है जो 11 महीनों से उनसे दूर है, लेकिन अब 11 महीने बाद बेटे की वतन वापसी वाली उम्मीद की चमक इस परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर है। जो बेटा 11 महीने पहले बॉर्डर पार कर पाकिस्तान पहुंच गया था, उसकी चिट्ठी आई है। उनका भी हमारे पास व्हाट्सएप से एक लेटर आया था, उसमें कहा मैं भी सही हूँ, स्वस्थ हूँ, अभी मैं पाकिस्तान की जेल में हूँ। परिवार खत से खैर खबर पर बेहद खुश है। गेमरा राम ने जेल से अपने परिजनों के नाम 2 पेज की चिट्ठी भेजी है, जिसमें उसने लिखा है, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ।
आज मेरी कोर्ट में पेशी है और आज मेरा फैसला होगा। इसके साथ ही खत में गेमरा राम ने परिवार से अपने किए पर अफसोस भी जताया और लिखा, मैं उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने हर बात आपके खिलाफ की। जब तक मैं समझ पाया तब तक मैंने हद पार कर दी, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने यहाँ आकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। मेरी वजह से पूरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ा और परिवार की इज्जत भी चली गई, लेकिन मैं जल्द वापस आऊंगा। आगे से मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एलएसी पर पिछले दिनों हुई हरकत के बाद चीन को जवाब देने के लिए पहली बार वहां K9 वज्र तोपों की तैनाती की गई। सेना ने पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में K9 वज्र रेजिमेंट को तैनात किया, जो 50 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। खास बात यह है कि इसकी तैनाती के वक्त सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे खुद वहां मौजूद रहे। उनके सामने K9 वज्र तोपों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। टैंक और तोप दोनों का काम करने में सक्षम K9 वज्र तोपों ने अपनी रफ्तार से एहसास करा दिया कि चीन को अब उसकी किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दावा किया गया कि करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात किए गए इन तोपों से चीन की चिंता जरूर बढ़ जाएगी। वहीं सेना प्रमुख ने भी भरोसा दिया कि चीन की हरकतों को देखते हुए एलएसी पर इन तोपों की तैनाती से सेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी। Which remains of course a matter of concern for us, but we are regularly monitoring all their movements. K9 वज्र में टैंकों की तरह ट्रैक भी लगे हुए हैं, जिससे यह किसी तरह के मैदान पर आसानी से दौड़ सकता है। साथ ही किसी टैंकर की तरह इसका बख्तर दुश्मन की गोलीबारी से सेना के जवानों को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकता है। बिहार के जहानाबाद से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक मोटरसाइकिल सवार शख्स एक पुलिस वाले से भिड़ गया। बताया गया कि उस शख्स ने बीच सड़क पर अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी, जिससे वहां जाम लग गया था। आरोप है कि जब पुलिस वाले ने उसे मोटरसाइकिल हटाने को कहा तो वो आदमी पुलिस से भिड़ गया और उसने पुलिस वाले को जमीन पर गिराकर मारना शुरू कर दिया। सड़क के किनारे वो शख्स पुलिस वाले से मारपीट करता नजर आया। फिर कुछ लोग दौड़कर बीच बचाव करने के लिए पहुंचे और दोनों को छुड़वाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से आरोपी को पुलिस वाले से ऊपर से हटाया गया। फिर वो पुलिसकर्मी खड़ा हुआ और उसने अपनी लाठी से आरोपी पर धावा बोल दिया। कुछ देर तक तो वो आरोपी वहां खड़ा रहा और फिर पुलिस के डर से भाग गया। मेरे ट्रैफिक का सिपाही उनको मोटरसाइकिल हटाने के लिए बोला तो काफी ताव में थे, सिपाही के साथ हाथापाई करने लगे। बाद में पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली और मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही। बिहार की राजधानी पटना से गहनों की चोरी की हैरान कर देने वाली सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। काउंटर पर महंगे से महंगे गहने सजे हुए हैं। डिबिया के अंदर सोने की चेन चमचमा रही है। सेल्समैन ने किस्म किस्म के आभूषणों का अंबार लगा दिया है। तभी महिला ग्राहक देखने के बहाने एक चेन हाथ में उठाती है और उसे गले में सजाती है, फिर वापस उस गहने को डिबिया में रख देती है। अगले ही पल महिला का दिल दूसरे गहने पर आता है। वो उसे भी आजमाने के बहाने उठाती है और हाथ की सफाई से उसे एक झटके में गायब कर देती है। चैन देखते देखते अपने बटन पे, शरीर पे चैन को रखते हुए उन्होंने एक चैन को जो है चुरा लिया। उस समय सेल्समैन का नजर थोड़ा इधर उधर था। पटना के ज्वेलरी शॉप शातिर ठगों के निशाने पर हैं। रंग रूप बदलकर माहिर जालसाज महंगे गहने उड़ा ले रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे ने महिला ग्राहक की वेशभूषा में छिपी फरेबी महिला की असलियत सामने ला दी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तबाही मचाने वाले गुलाब नाम के चक्रवाती तूफान का असर बंगाल के बाद बिहार के कई जिलों में भी देखने को मिला। पिछले 4 दिनों से हो रही जोरदार बारिश ने वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें इस कदर बढ़ा दी कि वो घर और बाहर हर जगह आसमान से बरसी आफत से घिर गए। इस तूफान के असर की कुछ तस्वीरें नवादा से भी सामने आई, जहां खूरी नदी उफान पर आ गई। नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया कि उसका पानी आसपास के रिहायशी इलाकों में जा घुसा। वहां सड़कें तो जैसे कहीं गुम ही हो गईं और ज्यादातर सड़कों पर पानी पूरी ताकत से बहता नजर आया और इसकी चपेट में जो कुछ आया उसे वो किसी तिनके की तरह दूर तक बहा कर ले गया।
करीब लाखों रुपया का सामान क्षति हुआ। तूफान की वजह से कुछ इसी तरह के हालात नालंदा जिले के कुछ इलाकों में भी बन गए, जहां सड़कें किसी नहर की तरह नजर आई। छपरा में भी गुलाब तूफान की वजह से हुई बारिश के बाद हालात बेहद खराब नजर आए। वहां के एक सरकारी अस्पताल के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। उस अस्पताल के बाहर इतना पानी भरा दिखा कि मरीज को अंदर तक ले जाना भी कोई पहाड़ चढ़ने से कम न साबित हुआ। केवल बिहार ही नहीं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी गुलाब तूफान के असर से तेज बारिश हुई, जिससे वहां के कई इलाकों में हालात बिगड़ गए। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन इसी तरह राज्य के कई शहरों में बारिश होगी, लेकिन उससे पहले हुई भारी बारिश ने औरंगाबाद के कई निचले इलाकों में जमकर तबाही मचाई। वहां के एक इलाके में से जो निचली तस्वीरें सामने आई, उनमें सड़क पर पानी ऐसे बहता दिखाई दिया जैसे कोई नदी। सड़क का तो नामो निशान ही मिट गया। लगभग घुटनों तक भरे पानी के बीच खड़े कुछ लोग अपनी जगह से हिलकर आगे बढ़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। एक दूसरी तस्वीर में उस सड़क से बस गुजरती दिखाई दी, लेकिन पानी में उसके टायर दिखने बंद हो गए। ये बस थी, बड़ी थी, इसीलिए पानी में केवल टायर नजर आए। वहीं खड़ी कारें आधी और मोटरसाइकिलें तो पूरी तरह से पानी में डूब गए। ये चक्रवाती तूफान गुलाब बंगाल की खाड़ी से निकला, लेकिन इसका असर बिहार से महाराष्ट्र तक पड़ा और मौसम विभाग की चेतावनी है कि अगले कुछ घंटे तक महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही तूफानी हवा। यूपी के दंगल में अब कार्टून की एंट्री हो गई है। बीजेपी यूपी ने बिना नाम लिए अखिलेश पर तंज कसा है, जिस पर अब जुबानी जंग तेज हो चुकी है। दरअसल यूपी बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से कार्टून के जरिए अखिलेश पर निशाना साधा है। कार्टून शेयर करते हुए बीजेपी ने लिखा, एक लड़के ने अपने पिताजी से उनकी छीन ली, फिर दिल का बुरा हाल छोड़ दिया। अब वो लड़का बाईसाइकिल के ख्वाब देख रहा है जो एक न संभल पाया, वो 22 क्या संभालेगा। 22 नहीं मिलेंगी, 22 नहीं मिलेंगे बबुआ। न यकीन हो तो एक बार बुआ से पूछ लो। सोशल मीडिया पर कार्टून के आने के बाद पक्ष विपक्ष की जुबानी जंग शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ही बीजेपी का कार्टून बना देगी और जनता इस बार इन्हें कार्टून बना देगी। उनका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कार्टून बनाने में। सोशल मीडिया पर कार्टून के आने के बाद सियासी गलियारों में जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्षी दल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है, तो वहीं बीजेपी ने अखिलेश पर ही वार कर दिया। जो अपने गठबंधन को साथ में लेकर नहीं चल पा रहा, अपने परिवार को साथ में लेकर नहीं चल पा रहा, वो उत्तर प्रदेश को लेकर क्या चल पाएगा। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास की जल समाधि का कार्यक्रम फिलहाल टल गया है। जिला प्रशासन ने संत परमहंस को हाउस अरेस्ट कर लिया है, जिसके बाद परमहंस ने कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो जब भी उन्हें छोड़ा जाएगा वो जल समाधि लेने पर अडिग हैं। ने कहा था कि 2 अक्टूबर 2021 तक भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया गया तो मैं दिन में सरजू जी में जल समाधि ले लूंगा, और प्रशासन ने हमें हाउस अरेस्ट कर लिया है, नज़रबंद कर लिया है। बाहर भीतर जो है तो प्रशासन यहाँ मुस्तैद है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमको जबरदस्ती रोका गया है। जब भी हमें छोड़ा जाएगा, जब भी हमें नज़रबंद से मुक्त किया जाएगा, हमारे लिए वही 2 अक्टूबर होगा, वही दिन में 12 बजे का समय होगा। मैं अपनी घोषणा के अनुसार उसी समय सरजू जी में जल समाधि लूंगा। तपस्वी छावनी के बाहर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है। परमहंस दास के समर्थन में कई हिंदू संगठन भी मौके पर पहुंचे। धर्म संसद में 29 राज्यों के हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। यूपी की आगरा पुलिस ने चोरी की गई 11 किलो की चांदी बरामद कर लिया। ये चांदी ज्वेलरी शॉप में काम करने वाला एक कारीगर ही लेकर गया था। दरअसल आगरा के कोतवाली इलाके में चांदी कारोबारी के यहाँ काम करने वाला कारीगर चांदी के आभूषण बनाता था और कच्ची चांदी को लेकर जाता था। कारोबारी ने तकरीबन 11 किलो चांदी के आभूषण बनाने के लिए उसे दिए थे, लेकिन 11 किलो चांदी देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और वो फरार हो गया। पुलिस ने कुछ ही घंटे के अंदर उसे 11 किलो चांदी के साथ गिरफ्तार कर लिया। काम करने वाला व्यक्ति जिसका नाम उन्होंने टीपू सुल्तान बताया था, 11 किलो 200 ग्राम चांदी लेकर लापता हो गया है। इस पर पुलिस ने चारों तरफ अपना दबिश दिया और साथ में मुखबिर की सूचना पे हम लोगों ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसका नाम है टीपू सुल्तान।
चांदी बरामद होने के बाद कारोबारी ने पुलिस का आभार जताया। इस कारोबारी की दुकान से ही कारीगर ने चांदी चुराई थी। लखनऊ के इमामबाड़ा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक लड़की ने फिल्मी गाने पर डांस किया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। इस वीडियो के वायरल होते ही मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, क्योंकि उस वीडियो में एक लड़की फिल्मी गाने पर इमामबाड़े के अंदर डांस करती नजर आई। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने इस वीडियो की निंदा करते हुए इमामबाड़े में पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगाने की मांग कर दी। वहाँ के ऊपर फौरन टूरिस्ट के आने पर पाबंदी लगाई जाए, इसलिए कि ये इमामबाड़ा है, कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। विवाद खड़ा हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने लखनऊ के जिलाधिकारी और हुसैनाबाद ट्रस्ट के अध्यक्ष अभिषेक प्रकाश को चिट्ठी लिखी, जिसके जरिए उन्होंने इस मामले में जांच के साथ दोषी कर्मचारियों और अफसरों पर कार्रवाई के आदेश दिए। भी लोग इसमें दोषी होंगे जो अधिकारी उस वक्त ड्यूटी पर रहे होंगे या कर्मचारी रहे होंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है और उनको इसकी जवाबदेही तय होगी। इस बीच हुसैनाबाद ट्रस्ट ने इमामबाड़ा में सैलानियों के फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी। गुजरात के गिर नेशनल पार्क में शेरों को बचाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2000 से ज्यादा कुओं के पास दीवार बनवाई है। इन कुओं के पास दीवार की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि जंगल और इसके आसपास बने ऐसे हजारों कुओं में शेरों के गिरने की घटनाएं काफी बढ़ गई थीं। शेरों के इस तरह कुएं में गिरने के हादसों के बाद उन्हें ऐसे हादसों से बचा जो शेरों के संरक्षण के लिए पिछले 35 साल से जुटे हैं, उनकी अगुवाई में उन कुओं को घेरने का काम शुरू किया गया। क्योंकि लेवल एकदम सेम था तो कभी उनको मालूम नहीं पड़ता था, बच्चे ही नहीं गिर जाते थे, सिंह भी गिर जाते। शेरों को बचाने के इस अभियान के तहत इससे शेरों के संरक्षण में बड़ा योगदान मिला है। खास बात यह है कि जब पूरी दुनिया में शेरों की संख्या लगातार घट रही है, इस स्थिति के पीछे सरकार की नीति और शेरों को बचाने की मुहिम में जुटे लोगों का बड़ा योगदान है। श्रीनगर में लेक एंड वॉट के डेवलपमेंट मनोज सिन्हा ने इस सफाई अभियान की शुरुआत की है और लोगों से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। 15 दिन लगातार अभियान चलने वाला है। गरीबों से निवेदन करूंगा सभी भाई बहनों से कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और इस लक्ष्य को हम सब प्राप्त करें। दरअसल श्रीनगर में स्वच्छता अभियान जारी किया गया है, जिसके तहत शहर की सफाई और सौंदर्यीकरण में आम लोगों को शामिल किया गया है। सफाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी लगाई गई हैं। इस मशीन पर लगे लोगों का कहना है कि जल्द ही इनकी मेहनत रंग लाएगी। उम्मीद है कि सब अच्छे से करेंगे। इससे ये यकीनी हो सकता है क्योंकि हर कोई डिपार्टमेंट से यहाँ वॉलंटियर्स आए हैं और जैसे ही मतलब एक एक जुड़ के हजारों तादाद में यहाँ लोग आए हैं डल को सफाई करने के लिए, तो इंशाल्लाह डल को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। दुबई एक्सपो में भारतीय पवेलियन में अयोध्या में बन रही राम मंदिर की तर्ज पर अबू धाबी में बनने जा रहे मंदिर की झलक दिख रही है। एक्सपो की शुरुआत से ही बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण हिंदू मंदिर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। पत्थरों से निर्मित यूएई का ये पहला पारंपरिक मंदिर होगा। BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी प्रोजेक्ट के सदस्यों का दावा है कि इस मंदिर की उम्र करीब 100 साल है, यानी 1000 साल तक ये मंदिर मजबूती से खड़ा रहेगा। खबर है कि मंदिर के निर्माण का पहला चरण पूरा भी हो चुका है और नींव का काम पूरा होने के बाद नक्काशीदार पत्थर। इराक की राजधानी बगदाद में सरकारी विरोधी प्रदर्शनों के 2 साल पूरे होने के मौके पर सैकड़ों लोग सड़कों पर में कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई और उन्हीं की तस्वीरें हाथों में लेकर सैकड़ों लोगों ने बगदाद लोग अपने हाथों में सरकार के खिलाफ स्लोगन लिखे पोस्टर पकड़े नजर आए, जबकि कुछ के हाथों में झंडे दिखे। 2 साल पहले इराक में ये प्रदर्शन भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी के इराक में 10 अक्टूबर को चुनाव भी होने हैं। प्रदर्शन में शामिल कई लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान भी किया है। ग्रीस की राजधानी एथेंस
टीचरों और स्कूलों के परफॉर्मेंस की जांच के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसके विरोध में सैकड़ों टीचर राजधानी एथेंस की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने नए कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारी भड़क गए और पुलिस से भिड़ गए। इस हंगामे को शांत कराने के लिए पुलिस ने पहले तो भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे और फिर उन पर पानी की बौछार की, लेकिन टीचर वहां से टस से मस नहीं हुए। वे काफी देर तक वहां पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए डटे रहे। इससे पहले सैकड़ों की तादाद में टीचरों ने सरकार के फैसले के विरोध में जमकर नारे भी लगाए। इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही राजधानी की सभी सड़कों की सुरक्षा बढ़ा दी थी। खबर है कि एथेंस के अलावा कुछ दूसरे शहरों में भी इसी तरह के प्रदर्शन हुए। आपको बता दें, ग्रीस में नई शिक्षा नीति का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। टीचर्स ने नए कानून को कोर्ट में चुनौती देते हुए हड़ताल पर जाने की योजना बनाई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी हड़ताल को गलत ठहराते हुए उनकी अपील ठुकरा दी, जिसके बाद उन्होंने अपना विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। स्पेन की ला पाल्मा द्वीप पर करीब 15 दिन पहले फटे ज्वालामुखी के 2 और मुहाने खुलने से मुश्किल बढ़ गई है। ज्वालामुखी के अलावा वहां अब तक 1000 इमारतों को निगल चुका है और लावे से बचने के लिए 6000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन ज्वालामुखी का तांडव लगातार जारी है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें 15 मीटर